बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करना है वो है राइबोसोम्स। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनेली या कोई भी पार्ट ऑफ सेल जो हम पढ़ रहे हैं उसको नाम क्यों दिया जाता है उसकी रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राइबोसोम को राइबोसोम क्यों कहा जाता है? अच्छा, पहले तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सब में राइबोसोम होते हैं। कोई दुनिया का ऐसा सेल नहीं है जिसमें राइबोसोम ना हो, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो हर सेल के लिए ज़रूरी है। दूसरा, राइबोसोम टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। टाइनी कहते हैं छोटे से ग्रैन्यूल्स की तरह की ये स्ट्रक्चर हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनस है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। अच्छा, उसके बाद अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो 60% होता है और जो प्रोटीन होती हैं 40% होते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल को मिला दें, आरएनए और प्रोटीन, तो इन पार्टिकल को, इन राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है कि ये राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स हैं। प्रोटीन और आरएनए किससे निकला है? राइबोन्यूक्लियो, तो प्रोटीन इस तरह बनेगी। अच्छा, अब इनको राइबोसोम क्यों कहा जाता है? ये जो वर्ड है ना सोम, ये बॉडी के लिए हम वर्ड, किसी भी बॉडी को सोम कहा जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी का जो सेल है ना वो सोमैटिक सेल का, आम बॉडी का जो सेल है वो सोमैटिक सेल कहलाता है। तो सोम आमतौर पे बॉडी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और राइबो ऐसी बॉडी या ऐसा पार्टिकल जो किस पर मुश्तमिल हो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पर मुश्तमिल हो, तो वो राइबोसोम कहलाएगा। अच्छा, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यूकैरियोट में आमतौर पे ये आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, या फिर ज़्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। तो ये दो मेन लोकेशंस हैं, ज़्यादातर आर्या और कुछ साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे पास फेमिलियर लोकेशन तो ये दो हैं, जो मशहूर लोकेशन है वो दो हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और ये बात हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के दूसरे जो राइबोसोम जो आरईआर और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, साइज के हवाले से भी, कंपोजिशन के हवाले से भी। क्लियर? और इनकी जो नेचर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और हालांकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, ये बैक्टीरिया की तरह के हैं। इसकी रीज़न क्या है? ये जब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, अगले हमारे टॉपिक यही होंगे, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने, ये बजाते खुद यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, लेकिन इनमें पाए जाने वाले राइबोसोम प्रोकैरियोटिक क्यों हैं, इसके रीज़न हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी ध्यान में रखेंगे कि यूकैरियोट में ज़्यादातर जो आरईआर के साथ अटैच होते हैं, थोड़े से साइटोप्लाज्म में, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी नेचर प्रोकैरियोटिक वाली है, साइज के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी। अच्छा, यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में फ़र्क क्या है ये इसी लेक्चर में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट में राइबोसोम सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि वहाँ तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ही नहीं सेल के अंदर, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है। तो उसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं, राइबोसोम भी, और जो भी बैक्टीरिया में जो कुछ भी पाया जाता है वो सारा साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है। अच्छा, बहरहाल हमारा जो मेन आर्टिकल है वो यूकैरियोट से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। बैक्टीरिया का जिक्र हम करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा। वजह क्या है? क्योंकि हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसमें बैक्टीरिया को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है, वहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है। फंक्शन, ये तो तकरीबन सबको पता होता है कि राइबोसोम का फंक्शन होता है, ये सेल की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, कि ये ऐसी मशीनरी है जिसने प्रोटीन बनाने हैं। और जाहिर बात है जिन सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा बनती हैं, जैसे पेंक्रियाज है, ब्रेन है, अब पेंक्रियाज ने पेंक्रियाटिक जूस बनाना है और पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, एंजाइम सारी प्रोटीन है। तो बहरहाल हर वो सेल जिसमें प्रोटीन बनाने का ज़्यादा काम लिया जा रहा है, जैसे पेंक्रियाज और ब्रेन, वहाँ इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने अभी कहा कि राइबोसोम दो तरह की लोकेशन में पाए जाते हैं।
मेनली आरईआर के साथ अटैच होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। अच्छा, आमतौर पे सेल ने उन प्रोटीन को जिनको खुद इस्तेमाल करना है, आमतौर पे वो उन साइटोप्लाज्म उन राइबोसोम से बनवाती है जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन वो प्रोटीन जो सेल ने बाहर भेजनी है तो आमतौर पे वो उन राइबोसोम से बनवाती है सेल जो आरईआर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन ये वाली जो बात मैं कर रहा हूं ये 100% केसेस में फिट नहीं आती। काफ़ी सारी आरईआर पर बनने वाली प्रोटीन्स ऐसी हैं जो सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे आगे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और एंजाइम प्रोटीन्स हैं। अब बन वो आरईआर के ऊपर रहा है लेकिन आगे जाके वो सेल के अंदर ही इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से ये जो मैंने बात की है ना कि हमेशा बाहर जाने वाली जो प्रोटीन होंगी सिर्फ आरईआर वाले राइबोसोम वो बनाते नहीं, आरईआर वाले राइबोसोम वो भी बनाते हैं जो सेल के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। क्लियर? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो रूल हमने बनाया है ये वाला आरईआर वाला, तो ये 100% केस में फिट नहीं आता कि ये सिर्फ बाहर वाली प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, मिसाल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के अंदर खुद इस्तेमाल होती हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम बनेंगे वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम बनाएंगे। इसी तरह पैंक्रियास एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक प्रोटीन है। अब इंसुलिन जब भी बनेगी वो आरईआर वाले राइबोसोम बनाएंगे क्योंकि इंसुलिन ने सेल से बाहर जाके इस्तेमाल होना है। बनाते पैंक्रियाज है लेकिन वो मसल में भी इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे स्किन में भी इस्तेमाल हो रही है, हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल में वो इंसुलिन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यही बात लिखी गई है, प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है आर फॉर इंटरनल यूज, ये सेल खुद इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जो दूसरे सेल के लिए सेल बनाता है सेल के अपने अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम अटैच विद आरईआर आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, वो आमतौर पे आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेकिन ये रूल 100% ठीक नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक बात तो तय है कि इनकी तादाद आमतौर पे हज़ारों में होती है लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं उनमें मिलियंस में होती है। जैसे लिवर का सेल बहुत सारी प्रोटीन बना रहा होता है तो उनमें राइबोसोम्स की जो तादाद होती है वो मिलियंस के अंदर होती है। प्रोडक्शन को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। न्यूक्लियोलस का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें राइबोसोम की प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बातें हो रही थी। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो राइबोसोम वो दो चीज़ों से का मिक्सचर है, राइबोसोमल आरएनए 60% और प्रोटीन 40%। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म। आमतौर पे न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम को बनाया जा रहा होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस। इसमें बनाए जा रहे होते हैं न्यूक्लियोलस। अच्छा, बनती कैसी है? दो चीज़ों से मिलकर बनी, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स। हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो डीएनए से आरएनए बन रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। यानी ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से बन रहा होता है। और हमने ये बात उस वक्त भी डिस्कस की थी कि जो डीएनए जिन्होंने राइबोसोम बनाने हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर ही पड़ा होता है और इस डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन गया। तो इसका मतलब है कि राइबोसोम का एक पार्ट तो न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहा है। अच्छा, दूसरा पार्ट है प्रोटीन, वो बनती है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से यहाँ ट्रांसपोर्ट होके इस न्यूक्लियोलस वाले रीजन में चली जाती है। तो ये बात लिखी गई है कि जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो इंटर इनटू न्यूक्लियर। तो यहाँ इंटर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म में बन रही है। प्रोटीन बनने की जो फैक्ट्री राइबोसोम्स हैं ये काम अपना किस में करते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर करते हैं। उसकी रीजन क्या वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटीन यहाँ से बन के किस में आ गई? न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोमल आरएनए ऑलरेडी न्यूक्लियोलस में पड़ा है और वहीं बना है और प्रोटीन बाहर से आ गई। तो दोनों से मिलके हमारे पास राइबोसोम के दो यूनिट बनाए जाते हैं। एक यूनिट बड़ा है, एक यूनिट छोटा है। अच्छा, बड़े और छोटे से क्या मुराद है इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल जब ये यूनिट बन जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो ये फिर न्यूक्लियस से होते हुए ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं।
तो ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म और आते कैसे हैं? थ्रू न्यूक्लियर पोर के जरिए से आ रहे होते हैं। अच्छा, जब प्रोटीन ने बनना है तो ये दोनों यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं, और जब प्रोटीन ने नहीं बनना तो ये दोनों यूनिट अलग-अलग रहते हैं। तो ये बात लिखी गई है कि ये यूनिट उस वक्त कंबाइन होंगे व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज डन, जब प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी, और जब नहीं होगी तो ये दोनों अलग-अलग रहेंगे। क्लियर? अब इन दो सब यूनिट से क्या मुराद है? ये दो सब यूनिट हैं और दोनों सब यूनिट से मिलके एक राइबोसोम बनेगा, और इन सब यूनिट की जो वैल्यू है वो स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर मेजर की जाती है। स्वेडबर्ग, जैसे आपने किसी को बताना हो कि ये बोर्ड कितना बड़ा है, तो आमतौर पे आप यूनिट का इस्तेमाल करते हो, चाहे मीटर का इस्तेमाल कर लें, चाहे फीट का इस्तेमाल कर लें, कोई ना कोई यूनिट का। आपने ये बताना हो कि लेक्चर ख़त्म होने में कितना वक्त है, आप यूनिट का इस्तेमाल चाहे सेकंड का कर लें, चाहे मिनट का कर लें, चाहे घंटों का कर लें। क्लियर? तो दुनिया में जब भी कोई चीज़ आप बताते हो उसके साथ यूनिट उसको लाजमी बता। जैसे आप अपना वज़न बताते हो किसी को, तो उसका साथ यूनिट बताओगे केजी के अंदर। तो बहरहाल जो चीज़ें मैयर की जा रही हैं उनको मैयर किसी न किसी यूनिट के अंदर किया जा रहा होता है। इसी तरह ये जो हमारे पास स्वेडबर्ग है, ये पहले यूनिट किसका है और ये मैयर किस चीज़ को कर रहा है, पहले इस बात को समझेंगे, फिर हम आगे इन सब यूनिट की जो वैल्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डाला गया है, कुछ कंकर्स को डाला गया है, कुछ रेत के पार्टिकल को डाला गया है, कुछ बजरी के पार्टिकल को डाला गया है, कुछ घास फूस को डाला गया है, और पानी के अंदर वो चीज़ें अच्छी तरह मिक्स की गई हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है पानी में ऐसी चीज़ें मिक्स तो नहीं होती। और फिर इस सोल्यूशन को अच्छी तरह हिलाया गया। अब जब इस सोल्यूशन को अच्छी तरह हिलाया जाएगा तो चीज़ें नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें तेज़ी से बैठेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है उनकी रफ्तार स्लो हो, कुछ की हो सकता है और स्लो हो, कुछ की हो सकता है और स्लो हो, कुछ की हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, और कुछ की बहुत ही ज़्यादा स्लो, और कुछ इतनी स्लो हो कि वो टॉप पे रहें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को हिलाने के बाद एक जगह रख दिया तो यहाँ जब चीज़ें बैठना शुरू हुई तो सारों की रफ्तार एक जैसी नहीं है, कुछ तेज़ी से बैठ रही हैं, कुछ स्लो बैठ रही हैं, कुछ बहुत ही स्लो बैठ रही हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस बर्तन के अंदर एक लेयर्स बन गई। ठीक है, जो सबसे तेज़ी से बैठी वो नीचे आ गई, जो सबसे स्लो रफ्तार है जिनका बैठना वो सबसे ऊपर रही। तो ये जो नीचे बैठने का प्रोसेस है इसको हम नीचे बैठने को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, और जिस रफ्तार से नीचे बैठेंगी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो किस रफ्तार से कोई चीज नीचे बैठेगी इसको मैयर करते हैं, और इस मैयर करने का जो यूनिट है वो स्वेडबर्ग है। आप बड़े हैरान होंगे ये स्वेडबर्ग कैसा यूनिट है, लेकिन फिजिक्स में आप बहुत सारे यूनिट पढ़ते हो जो साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। वोल्ट बिजली का यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि ये साइंटिस्ट के नाम। तो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो साइंस में तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए। तो ये जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है इसका जो यूनिट स्वेडबर्ग है, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। तो इस वजह से किस रफ्तार से चीज बैठेगी तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो इसको हम डिस्क्राइब किस में करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये इसकी जो वैल्यू है ये जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ वजन पे डिपेंड नहीं करती। हम स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो चीज़ भारी होगी वो नीचे बैठेगी और जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर आएगी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। नीचे बैठना किस रफ्तार से होगा ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, या आप कह सकते हैं वजन पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हमेशा वजन पे क्यों नहीं डिपेंड करती। एक हमारे पास बर्तन है जो तकरीबन 3 kg का है और अंदर इसके स्पेस है, खाली जगह है, ठीक हो गया। और एक बर्तन बिल्कुल अंदर से भरा हुआ है 2 kg का, दोनों को पानी में गिराया जाए तो आपका क्या ख्याल है कौन तेजी से बैठेगा? अगर आप समझते हो ना कि ये 3 kg वाला इसके मुकाबले में बहुत स्लो बैठेगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हर दफा
जो चीज़ नीचे बैठ रही है ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सी चीज़ वजनी है, ये उसकी शेप पे भी डिपेंड करती है, उसके इंटरनल फीचर पे भी डिपेंड करती है, उसके साइज पे भी डिपेंड करती है। अब देखो ना, हमारे पास एक छोटी सी चीज़ हो 1 kg की और एक बड़ी चीज़ हो 1 kg की, तो आपके क्या ये ख्याल से कौन सी चीज़ तेज़ी से बैठेगी? ये उसकी वजह यह है कि जब ये चीज़ नीचे जाएगी तो पानी और इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इस चीज़ का तेज़ी से बैठना ये समझ में आता है। तो बहरहाल रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सिर्फ वजन पे डिपेंड नहीं करती, उसकी साइज पे भी डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, उसकी शेप पे भी डिपेंड करती है और उसके वजन पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? तो बहरहाल कौन सी चीज़ किस रफ्तार से बैठेगी उसको किस में मेजर करते हैं? स्वेडबर्ग। ठीक है। आमतौर पे सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसीजर होता है जिसमें सेल को किसी लिक्विड में डाल के घुमाया जाता है, क्योंकि जब चीज़ को घुमाया जाता है ना, घुमाया जाता है तो घुमाने से सेल के टुकड़े टुकड़े अलग-अलग हो जाते हैं, फिर बाद में वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठेंगी, तो जिस रफ्तार से बैठेंगी वो स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर उसको मेजर किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली सेल के टुकड़े टुकड़े करने की एक मेथड है, घुमाना, कि जिसमें सेल के टुकड़े टुकड़े अलग, ये तो आपने देखा होगा कि जब चीज़ को घुमाया जाता है तो उसके परखचे उड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर जितनी तेज़ रफ्तार होगी उतने ही वो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से अलग-अलग होंगी। तो बहरहाल हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने सेल के पार्ट्स को अलग-अलग करके स्टडी करना होता है, क्योंकि सेल के पार्ट्स को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो स्टडी करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक एक पार्ट को अलग-अलग करके स्टडी करेंगे तो फिर वो स्टडी करना आसान होगा। इस वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन जब सेल की जाती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब तो सेल को एक जगह खड़ा किया जाता है एक ट्यूब के अंदर, तो सेल की चीज़ें नीचे बैठना शुरू होती हैं। तो वो किस रफ्तार से बैठेंगे उसको किस में मेजर किया जाता है? स्वेडबर्ग। तो जब हम इन यूनिट की बात करते हैं, इन यूनिट्स की बात करते हैं, तो 40S ये छोटा यूनिट है, 60S ये बड़ा यूनिट है। ठीक है। 40S का मतलब है इसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगी, 60S का क्या मतलब है? इसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, जब इन दोनों पार्टिकल ने मिलके पूरा राइबोसोम बनाना है, क्योंकि ये तो सब यूनिट की वैल्यू है ना, 40S एंड 60S, तो 80S का पार्टिकल बनेगा। अब सोच रहे होंगे 40S और 60S को अगर ऐड किया जाए तो 100S बनना चाहिए था। अच्छा, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर 30S 50S मिलेंगे तो 70S, तो यहाँ भी 80S बनना चाहिए था। वजह क्या? हमने कहा कि जब भी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसकी वैल्यू हमेशा जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि वैल्यू जमा कब होती है? जब हम एक फैक्टर को सामने रखते हैं। ठीक है। जैसे एक 5 kg हमने यहाँ सिर्फ वेट को सामने रखा, दोनों को दूसरे बर्तन में दूसरी जगह रखेंगे, वो 10 kg बन जाएगा, तो ये तो एडिशन समझ आती है। लेकिन जब एक चीज़ काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है तो फिर कभी भी एडिशन पॉसिबल नहीं होती। मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम दोनों की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करें तो एक 10 सेंटीमीटर दूसरा 10 सेंटीमीटर, दोनों को मिलाएं तो ये 20 सेंटीमीटर बन, ये तो एडिशन समझ आती है। लेकिन जब हम इसकी असेंबली, इसके मिलने को भी हम डिस्कस करें कि ये मिल कैसे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपस में मिले तो ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक सिस्टम बन गया। लेकिन अगर मिले इस तरह के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, मिले तो अब भी हैं लेकिन यहाँ मिलने वाली जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो गई। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, पैक हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा, ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इनकी शेप बदल जाती है। और मैंने बताया कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो साइज पे भी डिपेंड करते हैं, उनकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करते हैं और उनकी शेप पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो पार्टिकल बनता है वो 100S की वैल्यू नहीं बनाता, 80S की वैल्यू बनाता है यूकैरियोट के अंदर और 70S की वैल्यू बनाता है प्रोकैरियोट के अंदर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों को जमा किया जा रहा हो तो बनना 100S चाहिए था, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन, इनकी जो असेंबली है, इनका आपस में जुड़ना इस अंदाज में होता है कि ओवरऑल 100S की वैल्यू कम होकर 80S पे आ जाती है। तो बिल्कुल रीजन उसने लिखी हुई है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन साइज और शेप पे डिपेंड करता है, वो सिंपली वेट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मिलने से साइज और शेप में फर्क पड़ रहा है। तो इस वजह से 100S की बजाय वैल्यू 80S और 70S बन रही है।
अच्छा, आखिरी बात, जब प्रोटीन बनाना राइबोसोम का काम है तो राइबोसोम अकेले प्रोटीन नहीं बना सकते, अकेले प्रोटीन नहीं बना सकते। जैसे मैं कहता हूं एक सेल है, सेल के अंदर प्रोटीन किस नेचर की बनेगी, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है जीन्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में स्टोर होती है? जीन्स की शक्ल में। और प्रोटीन ने जिन यूनिट से बनना है उन यूनिट का नाम है अमाइनो एसिड्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें काफ़ी सारी प्रोटीन होती हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड को निकाल के सेल में भेज देती है। तो अमाइनो एसिड सेल में आ चुके होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये अमाइनो एसिड को किस तरह जोड़ा जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? जीन के अंदर। अच्छा, जीन बाहर नहीं आता, तो ये अपना मैसेज आरएनए के थ्रू कन्वे करता है। यानी जीन क्या करता है, अपनी कॉपी आरएनए की शक्ल में बना के, भाई मेरा ये मैसेज है तो ये आप साइटोप्लाज्म में लेके चले जाओ, क्योंकि प्रोटीन ने साइटोप्लाज्म में बनना होता है। तो सबसे पहले वो हमारे पास आरएनए जो मैसेज को लेके आएगा तो वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है, वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। अब मैसेज आ गया, भाई इस तरह की प्रोटीन बनाई, इस तरह के अमाइनो एसिड को इस तरह जोड़ा जाए कि इस नेचर की प्रोटीन बन जाए। क्लियर? जो ही हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ जाता है तो राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है, राइबोसोम आके इसके साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। क्लियर? अब ये वो जगह बन गई है जहां प्रोटीन ने बनना है, मैसेज भी आ गया और जगह भी प्रोवाइड हो गई। राइबोसोम्स जगह प्रोवाइड करेंगे कि जहां प्रोटीन ने बनना है। अब रह गए इन अमाइनो एसिड को इन राइबोसोम तक पहुंचाना। तो ये काम करता है ट्रांसफर आरएनए। वो चुन चुन के, जो क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना कोड्स होते हैं और हर अमाइनो एसिड का एक मखसूस कोड होता है। जो ही वो कोड राइबोसोम की सरफेस पे अपीयर होगा तो वो अमाइनो एसिड यहां आ जाएगा, ट्रांसफर आरएनए अगला ले आएगा, इस तरह करते करते ऐसे, तो ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर? और जब प्रोटीन बन जाती है तो प्रोटीन रिलीज हो जाती है, राइबोसोम भी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए की दोनों पॉसिबिलिटी दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है और इसको तोड़ के नया मैसेंजर आरएनए भी आ सकता है। तो बहरहाल प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के अंदर होता है उसके साथ दो आरएनए और मिलके काम करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेके आता है और ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से इकट्ठा करके राइबोसोम तक लेके आता है। और जिस वक्त हमारे पास प्रोटीन की चेन बन जाती है वो राइबोसोम से अलहदा हो जाती है। इस तरह प्रोटीन बनने का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये राइबोसोम वाला टॉपिक है, थोड़ा लेंथी हो गया है, उसकी वजह ये कुछ चीज़ें थोड़ी डिटेल से समझाई है। तो बहरहाल लेकिन आपने तो उतना ही याद करना है जितना बुक में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।